नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो तीन विषय। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने भाजपा की लुटिया डुबाई। प्रश्न चिन्ह है ये। जम्मू कश्मीर के को आतंकी हमलों से कब निजात मिलेगी। और तीसरा, क्या दलित वोट कांग्रेस में घर वापसी कर लिया है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देना होता है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें जरूरत है, क्योंकि हमें आपके इस आर्थिक सहयोग से चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने भाजपा की लुटिया डुबोई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कई जगह छप रहा है, आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया की भी स्टोरी है कई जगह है कि भाई उत्तर प्रदेश में ओवर डिपेंड। अब कहा यह जा रहा है बीएल संतोष के बारे में पहले बता दूं। बीएल संतोष इनके महासचिव संगठन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। जो केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में है वही चीज। और ये संगठन वाले जो बीएल संतोष, ये पद नॉर्मली ये आरएसएस का जो व्यक्ति आया रहता है उसको ये दिया जाता है। अब उसमें ये कहना है, उस जब वो वो अभी उत्तर प्रदेश आके उन्होंने एक लंबी मीटिंग की, चर्चा की, वही कहां दिक्कत है। उनका नाम भाजपा के अध्यक्ष बनने में भी नाम उनका चल रहा है। तो ये पाया गया कि ये कहा जा रहा है कि मोदी जी और योगी जी पर ज्यादा निर्भर हो गए, और इसकी वजह से जो आम कार्यकर्ता था वो बहुत सुस्त हो गया। उसको ये लगा कि अब ये दोनों लोग हैं, यही लोग जिता लेंगे। अब जरा एक चीज ईमानदारी से मोदी जी सोचें, पार्टी ज्यादा निर्भर निर्भर आपके ऊपर हो गई, या मोदी जी ने अपना रोल एक सबसे बड़े लीडर, महामानव के रूप में, मतलब मोदी जी ने कोई किसी और को भी कोई रोल करने की इजाजत दी। मोदी जी तो यहां तक उतारू हो गए थे कि वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल बोलने लगे थे। लगे नहीं थे, बोलते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल। वो कुछ भगवान का रूप अपने को मानने लगे थे, भगवान से डायरेक्ट हुआ है। तो मोदी जी ने किसी और को कोई भी रोल, मतलब वही वही बॉलिंग करेंगे, वही बैटिंग करेंगे, वही विकेट कीपिंग, वही फील्डिंग, सब कुछ वही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ये तो मोदी जी ने किया था। अब किसकी हिम्मत है बीजेपी में कि मोदी जी की, मोदी जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किसी की हिम्मत है भाजपा में कि मोदी जी की जवान पर लगाम लगा सके। उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। नहीं, जवान पर लगाम लगाने की, लगा नहीं सके, लगाने की सोच भी सके, वो ज्यादा करेक्ट होगा। हालांकि इसके इस मामले में एक राहुल गांधी ने एक अच्छा कंपैरिजन किया था अभी, जब गुजरात में वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा एक वो पार्टी है, बगल में बैठे हुए जो मंत्री जी लोग हैं कैबिनेट में, उनकी भी हिम्मत नहीं है कि खड़े होकर कुछ कह सकें, साहब ये ऐसे नहीं ऐसे। और कहना हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारे ही पास आएंगे, हमारे ही मुंह पे हमें ही 10 चीजें बता जाएंगे कि ये सब गड़बड़ है, आप गड़बड़ है, ये है, आपकी पॉलिसी गड़बड़ है। तो मैं ये बात को इसलिए आपके साथ कर रहा हूं कि अगर कुछ चीजों की एडवांटेज है, कुछ चीजों की डिसएडवांटेज है। कांग्रेस में सबको लगता है कि नहीं वहां सबका जिसका मन है वो बोल देता है, लेकिन वो एडवांटेज भी है। आपको मुंह सिल करके अंदर ही अंदर घुटन और कुड़न नहीं होती है, क्योंकि फिर वो लावा फूटता है। तो अब आप पूरे प्रचार में देख लीजिए, मोदी जी ने सारी होर्डिंग पे, सारे पेपर के, सारी जगह केवल मोदी जी की फोटो। और यही नहीं, मैं नंबर भूल रहा हूं, जो मैनिफेस्टो आया बीजेपी का उसमें शायद 46 या, मतलब कुछ, हर पेज पे मोदी जी, हर पेज पे मोदी जी। मोदी जी ने किसी और की फोटो लगने दी, और अब कह रहे हैं नहीं नहीं, जो वर्कर था वो सोचा कि मोदी जी और योगी जी। ये केवल और केवल जिसको कहेंगे नालायकी की बात है, उनको बचाने की बात है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कहें कि आपकी वजह से आ रहे हैं। मुख्य जिम्मेदारी मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी है, और ये तो पहले दिन से पता है कि मोदी जी जिम्मेदारी से भागते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वो भारत ने वो
इतनी दूर भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने, वो मोदी जी की वजह से फेंका। भारत T20 जीती, वो मोदी जी की वजह से जीती। लेकिन नोटबंदी हुई और लोगों के व्यापार खत्म हो गए, उद्योग खत्म हो गए, वो मोदी जी की वजह से नहीं। बीजेपी इलेक्शन आ रही, मोदी जी की वजह से नहीं। मोदी जी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। मोदी जी इस समय भी हार मानने को नहीं तैयार है। आपको याद दिला दें, 2019 में राहुल गांधी जब हारे तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ ठीक है, मुझसे भाई हुआ, मैं नहीं लीड कर पाया। मोदी जी तो वैसे तीसरी बार ये मतलब हरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहते हैं। और जबरदस्ती इस मीटिंग में योगी जी का नाम भी घुसाया जा रहा है कि मोदी जी के साथ योगी जी को भी जरा लपेटा जाए कि भाई योगी जी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस थी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पंकज शाह की रिपोर्ट है, उसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि उसमें एक मीटिंग हुई, जो मीटिंग हुई BL संतोष की, उसमें ये बात भी सामने आई कि जो सिटिंग एमपीज थे उनके प्रति बहुत गुस्सा था और बहुत बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, और ये पार्टी में कोई गेज नहीं कर पाया और इसीलिए उनको फिर से टिकट दे दिया गया। अरे साहब, आपके यहाँ कोई सिस्टम था क्या कि जहां पे ये गेज एज करके कोई बात करता? असली वजह इसके एक ही है और उनका नाम है अमित शाह। और अमित शाह जी जो टिकट बांट रहे थे उत्तर प्रदेश में, उसका एक ही क्राइटेरिया था कि आप योगी जी कैंप के हैं कि मेरे कैंप के हैं। अगर आप मेरे कैंप के हैं तो मैं हर हालत में, अगर आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं आपके कैंप का हूं, नाम गिना सकता हूं 2500। अजय मिश्रा टेनी को क्या टिकट क्यों दिया गया? केवल इसलिए कि वो अमित शाह कैंप के हैं। ओम प्रकाश राजभर के लड़के को टिकट क्यों? संजय निषाद के ये सारे लोग जो आपके यहाँ केवल अमित शाह की परिक्रमा करते हैं और अमित शाह को ये लगता है कि इनको साथ में करने से योगी जी के ऊपर वो कंट्रोल रखेंगे, ये वहां की बात है। क्योंकि योगी जी, देखिए एक और चीज है, जो योगी जी का नाम लिया, योगी जी अपने मंडल में और अपने इर्द गिर्द तो सीटें जिता लाए। गोरखपुर जिताए, बांसगांव जिताए, देवरिया जिताए, कुशीनगर जिताए, डुमरियागंज जिताए, ये सारी जिताए। और मोदी जी क्या किए? अपनी छोड़ के अगल बगल की सारी सीटें हरा दी। तो इसकी मतलब ये मोदी जी और योगी जी के दोनों पे सिर पे ये करना मेरे हिसाब से थोड़ा योगी जी के साथ जाती है, क्योंकि आपने उनको उनको टिकट सिलेक्शन इलेक्शन में आपने उनका रोल ही नहीं रखा था। दूसरा, इस मीटिंग में कहा गया कि जो अब की बार 400 पार का नारा था उसको हम लोग समझा नहीं पाए और विपक्ष ने उसको संविधान से जोड़ के बिल्कुल नालायकी का काम किया। तो अच्छा, आप 400 पार का नारा सुना, आप क्यों 400 पार बोल रहे थे? आप क्या चाहते थे 400 पार? आप ही के लोग तो कह रहे थे ना कि संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे। विपक्ष का इससे क्या लेना देना था? तो जब संविधान बदलेंगे तो उस संविधान बदलने से जो लोग अफेक्टेड हो रहे थे उन्होंने आपको ढकेल के पीछे फेंक दिया और उनकी समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हैं। एक और चीज कही गई इस मीटिंग में, बाहरी लोगों के आने से पार्टी के वर्कर बहुत नाराज हुए। तो एक तरफ आप हिमंता बिस्वा शर्मा को वो बनाएंगे, आप अजीत पवार को लाएंगे, आप सबको लाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं बाहर के लोग नाराज हो रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, ब्रजेश पाठक आपकी पार्टी के हैं नहीं वो, लेकिन अमित शाह के आदमी हैं, तो हर जगह उनको ले जाइए। तो पार्टी का जो वर्कर पिछले 20 साल से मर खप रहा है वो बहुत खुश होगा। आपने क्यों नहीं इस पे चर्चा की कि आरएसएस ने क्यों हाथ खींच लिए थे? चर्चा हुई इस मीटिंग में? हिम्मत है इस पे चर्चा करने की? और मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी का खराब प्रदर्शन हुआ है उसके लिए मोदी जी और अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और जिस तरह की गाली गलौज की भाषा की मोदी जी ने शुरू की है, वो भी एक बड़ा कारण रहा इस हार का। अब दूसरी बात कर लें, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कब रुकेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की बिल्कुल बाढ़ आई हुई। 4 जून के बाद जो इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट आया, अब तक 24 हमले हो चुके हैं, 24। और उसमें एक बहुत ही मतलब हमले होना ही खराब है, ये आतंकी हमले। हमारे बहुत से सुरक्षाकर्मी उसमें मृत्यु मतलब शहीद हो रहे हैं। और जो ज्यादा एक और खतरनाक बात है कि ये हमले अब जम्मू वाले रीजन में ज्यादा हो रहे हैं। कश्मीर में 6 हुए हैं, जम्मू में 18 हुए हैं, कठुआ में हुआ है कल,
जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू ये माना जाता था कि भाई बीजेपी का है, ज्यादा वो पीसफुल है। कश्मीर से जब कश्मीर पंडित भाग के आए थे तो भाई जम्मू में शरण लिए थे, ये सारी चीजें हैं। तो जम्मू में इतने आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं मोदी जी? देखिए, एक चीज बिल्कुल ठीक है, स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर में आपने उस स्टेट की, जैसे जब मणिपुर के साथ आप उस स्टेट की ऐसी तैसी करना, आप जम्मू कश्मीर की भी ऐसी तैसी करना। पहले उसके 2 हिस्से कर दिए, स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया, फिर उसमें 370 हटा दिया, फिर उसमें प्रेसिडेंट रूल ले आए, फिर आपने इंटरनेट हटा दिया, मालूम नहीं क्या, वहां के सारे नेताओं को जेल में रखा, चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है और तब आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर तक आपको चुनाव करना है। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? लेने दीजिए ना लोगों को अपना निर्णय अपने आप, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा इन गतिविधियों से। आप सारी जिम्मेदारी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि आपके बस का नहीं है, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। अब क्योंकि आप जम्मू कश्मीर चुनाव कराएंगे नहीं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। एक चीज ये बताइए, आप जब कहते हैं कि इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, आपने कश्मीर में उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए? आप तो इतने सारे इलेक्शन में पिछले पिछले 25-50 साल से आप उम्मीदवार खड़े कर देते, क्यों नहीं खड़े किए? आपको पता है कि आपने क्या किया है वहां, आपने जम्मू कश्मीर के साथ आप क्या कर रहे हैं, ये आपको पता है। आपकी हिम्मत नहीं है कि वहां आप अपना उम्मीदवार खड़ा करें। अब एक चीज और है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से आपने यूज किया है, यूज एंड मतलब आपने उनकी ऐसी तैसी कर दी है। कश्मीरी पंडित वो मतलब सब जगह आपकी कश्मीरी पंडित के साथ ये हुआ कि आपने इतना अच्छा काम अगर 2019 में किया, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस रिहेबिलिटेट कराया है? आप रोज डंका पीटते हैं, हमने इतना अच्छा किया, हमने इतना अच्छा किया, कितने को वापस रिहेबिलिटेट कराया? एक एक आपके पत्रकार सुधीर चौधरी, आप ही के नाम की माला जपते रहते हैं सुबह। अब वो कल से बिल्कुल पाया, वो अमेरिका जो है उसने, वो शायद वहां पे M4 कार्बाइन यूज हुई है, बहुत घातक हथियार होता है। अब उनका कहना है कि ये M4 कार्बाइन बिल्कुल साफ बता रहा है कि ये पाकिस्तान से आए हैं, और क्योंकि अमेरिका ने M4 कार्बाइन पाकिस्तान को दी थी, तो उन्होंने M4 कार्बाइन पाकिस्तान को क्यों दी? सुधीर चौधरी को यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका, आप लाख दोस्ती करते रहे कि मेरी ट्रम्प से दोस्ती, मेरी बाइडन तो मेरा घर और गले लग जाता है, मुझे देखते ही दौड़े हुए चले आते हैं बाइडन। जो 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 समझना चाहिए, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जो अमेरिका के एम्बेसडर पाकिस्तान में थे, डोनाल्ड ब्लो, वो 2 बार, ऐसा पहले नहीं हुआ, फर्स्ट एम्बेसडर टू विजिट गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हमारा हिस्सा है। इससे पहले कभी कोई यूएस एम्बेसडर नहीं गया था। ये भाई साहब वहां 2 बार गए, एक बार 6 दिन रहे, एक बार 3 दिन रहे, वहां लोगों से मिले, और ये उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह आजाद कश्मीर बोले। आप किस बात की दोस्ती आप कर रहे हैं? जब गले मिलते हैं तो बाइडन साहब कहते नहीं भाई ये आपका एम्बेसडर क्यों जा रहा है, गले में कान में ही कह देते। अब आपको लगता है कि लोगों की नजर नहीं गई, आप क्यों कमजोर नजर आते हैं? पहली बार पठानकोट में आपने आईएसआई को अपने आप बुला के इजाजत दी इस बात की कि हाँ जांच करो, जांच करो, जांच करो। आईएसआई हमारे यहाँ के, हमारे मतलब पठानकोट में जांच करेगा। और एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि देश भी समझना चाहेगा, आपने पाकिस्तान देखिए, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। आपने पाकिस्तान से अपने रिलेशन नॉर्मल करने के लिए पिछले 10 साल में क्या क्या कदम उठाए? वो एक नवाज शरीफ की अम्मा को आप जाके उनके पैर छुए थे, और बिरयानी क्या और मालूम नहीं खीर खाने और सेवई खाने और शॉल उड़ाने चले गए थे कि गुजरात से शॉल लेके, वो सब आपकी व्यक्तिगत पीआरशिप थी, फोटो खिंचाने के लिए। आपने ग्राउंड पे कौन सा इनिशिएटिव लिया, ये जरा अपने से पूछिए कभी। क्योंकि आपके पास क्या जम्मू कश्मीर का कोई रोड मैप है, या केवल हिंदू मुस्लिम करके यहां पे वोट पाते जाओ, यही आपके दिमाग में है? क्योंकि अब लोग, आप जम्मू कश्मीर को आप कब स्टेटहुड वापस दे रहे हैं? आपने वादा किया था 2019 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कब वापस कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है।
और उस पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। क्या दलित वोट कांग्रेस में घर वापसी कर रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो तीन चीजें हुई। दलित राजनीति का भविष्य क्या है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत ये बोला जाता है, मतलब जो इस राजनीति को ज्यादा बारीकी से जानते हैं उन लोग बार बार कहते हैं कि साहब मायावती के पास अभी भी जाटव वोट है, जाटव नॉन जाटव है, नॉन जाटव भले ही मूव हुआ है, जाटव बिल्कुल मायावती के पीछे खड़े हैं। मायावती जी मैं इसको थोड़ा नहीं मानता। चंद्रशेखर रावण जिसको हराने के लिए मायावती जी ने मतलब वहां 2 बार बड़ी बड़ी सभा की, आकाश आनंद को भेजा, उसने वहीं से अपनी स्टार्टिंग, वो कैसे जीत गया? जाटव वो भी है, आपका वो इन्फ्लुएंशियल एरिया है, कैसे चंद्रशेखर रावण जीत गया? ये स्पष्ट है कि आपका वो प्रभाव नहीं रह गया है। वो थ्योरी में जो लोग इस तरह के आंकड़े बनाते हैं वो उनके लिए शायद हो। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 17 सीटें रिजर्व है, मोटे तौर पे 20% करीब शेड्यूल कास्ट है, और उसी हिसाब से उसी अनुपात में 17 लोग मतलब 80 लोकसभा सीटों में 17 सीटें रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट है। पिछली बार बीजेपी को 15 सीटें आई थी, इस बार बीजेपी को केवल 8 सीटें आई। 8 सीटें इंडिया गठबंधन को है और 9वीं सीट चंद्रशेखर रावण जीते हैं। तो 9 और 8 17, और इंडिया गठबंधन के पास एक और सांसद है अवधेश प्रसाद के रूप में, जो जनरल सीट से, अयोध्या की जनरल सीट से दलित अवधेश प्रसाद जी सवर्ण लल्लू सिंह जी जो राजपूत है उनको हरा के आए। और एक जगह हराते हराते एक सपा का एक और कैंडिडेट था, मेरठ में दलित कैंडिडेट था, जो मतलब हमारे वहां मेरठ के राम जी को करीब करीब हरा ही दिया था, लेकिन वो नहीं। तो अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे ये बना है, ये बीएल संतोष जी आए तो उत्तर प्रदेश में हुआ कि भाई अब दलितों का जो है और उनका एक आउटरीच प्रोग्राम बनेगा। सारे मंत्रियों को उन्होंने बुलाया, बीएल संतोष जी ने बेबी रानी मौर्य, वो जो याद है आपको, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर थी, फिर ये हुआ कि नहीं उनको इस्तीफा देके चुनाव लड़ाया जाए, वो चीफ मिनिस्टर चाह रहा थी, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाह रहा थी, मंत्री हैं केवल। गुलाब देवी और दिनेश खट्टक के साथ मीटिंग की गई और ये हुआ कि सारे मंत्री लोग अब आएंगे और जगह जगह क्या करेंगे, वो ये कहा कि बताया गया कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, खास करके विथ रेफरेंस टू जो आरक्षण बचाओ और इन सब की बात हो रही थी। एक दो आंकड़े मैं आपको और दे दे रहा हूं जिससे क्लैरिटी हो जाए कि बीजेपी की असलियत क्या है। वोट चाहिए बीजेपी भाजपा को दलितों के, लेकिन ग्राउंड पे जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि वो कराओ, जाति जनगणना कराओ, किसको कितना दिया है ये बताओ, जरा कुछ ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश से 24 राज्यसभा के मेंबर इस समय हैं बीजेपी के, उसमें से केवल 2 शेड्यूल कास्ट है, केवल 2 शेड्यूल कास्ट है, मिथिलेश कुमार और ब्रजलाल। और ब्रजलाल जी को अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट कहना तो मैं नहीं मानता हूं। अरे डीजीपी और ये वो बड़े आदमी, वो तो शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण है, वो तो मैं उनका नहीं मानता हूं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन वोट चाहिए। और केवल यही नहीं, 79 बीजेपी के एमएलसीज हैं, 79, और उसमें भी केवल 2 एमएलसी दलित उससे आते हैं, लालजी निर्मल और सुरेंद्र चौधरी। मतलब वोट देते रहो, ढोल मजीरा बजाते रहो, लेकिन अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को जो ये आउटरीच प्रोग्राम और ये सब जो कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको उनको भागीदारी देनी होगी, आपको उनको सत्ता में जगह देनी होगी, तभी मामला हो सकता है। मैं थोड़ा एक इसलिए आपको कर दूं कि वो स्पष्ट हो जाए। मायावती का अब मेरे हिसाब से जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। उनका जो सारा कुछ मामला है वो अब डिस्काउंट पे है, हेवी डिस्काउंट सेल लगी हुई है, चाहे वो टिकट लेना हो और चाहे वो पार्टी की मेंबरशिप हो। मायावती जी ने खुद अनाउंस किया कि अब 200 जो पार्टी की मेंबरशिप जो 200 में मिलती थी वो 50 रुपए में मिल रही है। तो डिस्काउंट पार्टी के टिकट पे भी है, पार्टी की मेंबरशिप पे भी है, क्योंकि इस बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने सामने ये पता लग गया कि मायावती जी और बीजेपी के साथ अलाइंड है। और एक चीज और हुई, जो दलित वापसी किया है इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दलित वापस आया है, लेकिन वहां पे उसकी जमानत लेने वाला, उसकी
जिसकी गुडविल है, जिसके उस पे आया है, वो कांग्रेस के उस पे आया है और राहुल गांधी के उस पे आया है। सपा के साथ उसने इस बार सपा को दिल खोल के वोट दिया दलित ने, 2019 में नहीं दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कांग्रेस में, जहां पे दलित उनके साथ बहुत सालों तक रहा था, और कांग्रेस ने सत्ता भी इस देश में अगर की थी तो दलित वोट के भरोसे की थी, वो शायद फिर एक बार वापस कांग्रेस की ओर मुड़ा है। थैंक यू सो मच।